एक जोरदार प्रहार के साथ घर के आईने को तोड़ते हुए मैं जोर से चिल्लाते हुए बोला, पागल हो गया है तू? कम से कम तू तो मुझे देख। एक आईना ही तो होता है जो कभी झूठ नहीं बोलता, और तेरे भी नखरे हो रहे हैं। पूजा भागते हुए आई और टूटे शीशे को हैरानी से देखते हुए मम्मी को आवाज़ लगाते हुए बोली, माँ कोई भी नहीं है कमरे में, और ये शीशा पता नहीं कैसे टूट गया। माँ बोली, बिल्ली होगी, बेड के नीचे देखो ध्यान से। पूजा ने बिल्ली का नाम सुना तो ऐसे डर के भागी कि मुझे हंसी आने लगी। मैं उसके पीछे से भागते हुए गया। अरे नहीं है, बिल्ली कहाँ है? भाग रही है इतनी तेज। पूजा भागते भागते रुक गई और अजीब सी सहूलियत के साथ पीछे मुड़कर देखा, जैसे सब कुछ सुन लिया होगा। मैं खुश हो गया, मुझे लगा कोई तो है जो मुझे सुन पा रहा है। पूजा, मैं हूँ तुम्हारा ध्रुव। हाँ पूजा, मैं तुम्हारा ध्रुव, कहते हुए मैं पूजा की तरफ गया। पूजा मेरे लिए कहीं नहीं रुकी थी। दरवाजे पर उसकी चुनरी फंस गई थी। वो अब वापस दरवाजे के पास आने में आलस करते हुए कुंडे में फंसे दुपट्टे को दूर से ही झटकने लगी, और मैंने दरवाजे के पास आकर धीरे से उसके दुपट्टे को दरवाजे से निकाला और फिर धीरे धीरे उसके पास जाने लगा। लेकिन उसने मेरे पास पहुंचने का इंतज़ार किए बिना ही किचन की तरफ दौड़ने लगी। मैं भी दुपट्टे का दूसरा छोर पकड़कर उसके पीछे पीछे भागने लगा। पूजा और उसकी लहरती चुन्नी किचन में माँ के पास जा पहुंची। तेज़ी से भागने की वजह से किचन में ब्रेक नहीं लगा और माँ से जा टकराई। मैंने अपना माथे में हाथ रखकर बोला, अब तो खाएगी माँ की डांट। बावली लड़की है ये तो। भला बिल्ली से इतना कौन डरता है? क्या हो गया तुझे? एक भागी जा रही है रफ्तार से। बिल्ली ही होगी, कोई बाघ तो है नहीं, माँ ने कहा और अपनी बहू को संभालते हुए हंसने लगी। पूरा शीशा टूट गया, पता नहीं कैसे। थोड़ी बिल्ली ही होगी, पूजा बोली। तू फौजी की बीवी होकर इतना डरपोक क्यों है छिपकली? कॉकरोच और चूहे जैसे कोई आतंकवादी है तेरे लिए जैसे, और कारतूस लेकर तेरे पीछे ये लोग भाग रहे हैं जानवर, है ना? आ जाएंगे ध्रुव तो बोल देना कि पहले घर के आतंकवादियों का सफाया करो, बॉर्डर के तो करते ही रहते हो, माँ बोली। पूजा भी हल्की मुस्कुराहट के साथ चूल्हे में कढ़ाई खीर को चम्मच हिलाने लगी। कितनी खुशी है दोनों में मेरे आने की, और मैं सुबह से थक गया दोनों को ये बताते बताते कि मैं आ गया हूँ। कब से तो आगे पीछे घूम रहा इनके, लेकिन नहीं, इनको मुझसे कोई मतलब ही नहीं। मेरे लिए पकवान बनाने से मतलब है। तू इसको मत हिला, जा जाकर फ़ोन कर ध्रुव को। कल रात को हुई थी मेरी उससे बात। सुबह बोला था 8 बजे आऊँगा, नाश्ता तैयार रखना। 8:45 बज गए, माँ ने कहा। सुबह से 4 बार कर लिया फ़ोन, लेकिन वो नहीं उठा रहे। मेरे तो गुड मॉर्निंग का जवाब भी नहीं दिया। आने दो उनको, आज मैं बताती हूँ। आज मैं बात नहीं करूँगी, पूजा ने कहा। सोया हुआ गाड़ी में जाम लगा होगा, जानबूझकर थोड़ी इग्नोर करेगा। तू तो एक बार फ़ोन कर मेरे कहने से, माँ ने कहा। पूजा ने फ्रिज के ऊपर से फ़ोन उठाया और मेरा नंबर डायल करते हुए मिलाने लगी। मैं मुस्कुराते हुए सोचा कि पूजा को मेरा नंबर याद रहता है। वो अपने फ़ोन से भी मुझे नंबर डायल करके फ़ोन करती है, जबकि मेरा नंबर सेव है और कॉल हिस्ट्री में भी पहले या दूसरे नंबर पे रहता है। फिर भी आदत से मजबूर है। घंटी जा रही थी लेकिन उठा नहीं रहे। घंटी की आवाज़ सुनकर जब मैंने जेब टटोला तो मेरे जेब से फ़ोन नहीं था। संदेशे आते हैं वाले गाने की
सीटी मुझे इतनी पसंद थी कि मैंने रिंगटोन वही लगाया था। शायद मेरे फौजी होने का भी एक कारण था और उस गाने से मुझे बहुत लगाव भी था। फ़ोन की रिंगटोन की आवाज़ गूंज रही थी एक सुनसान जंगल में। मोबाइल ज़मीन पर हल्की धूप घास की ओस बूंदे ओढ़े एक वाइब्रेट कर रहा था और उसके थोड़ी ही दूर एक गाड़ी का दरवाज़ा खुला हुआ था और कांच के काले टुकड़े थे और पास ही एक गाड़ी पहिए अब आग लग रही थी। रिंगटोन की आवाज़ कानों में गूंज रही थी क्योंकि मैं अभी मोबाइल के पास जा चुका था। मोबाइल के पास जलती हुई कार और झाड़ियों में फंसी कुछ लाशों को देखकर मैं हैरान था। मोबाइल के पास जाकर देखा तो मेरी माँ का फ़ोन आ रहा है और मैं जानता था कि मेरी पूजा कर रही है। उन्हीं लाशों में खुद को देखकर मैं चिल्लाया नहीं। मेरी नहीं बोलने की आवाज़ मेरे पूरे इलाके में गूंज रही थी, वो भी सिर्फ मेरे लिए। मैं चारों तरफ गर्दन घुमाते हुए धीरे से खुद की लाश के पास गया और उसे उठाने लगा, उसके सीने को मलने लगा ताकि वापस सांस आ जाए। लेकिन ये संभव नहीं था। मैं हिम्मतकार हो चुका था। एक तरफ पूजा और माँ दोनों को मेरा इंतज़ार था और दूसरी तरफ मेरी गाड़ी का ब्लास्ट हो चुका था। मेरी तो नहीं लेकिन सरकारी गाड़ी थी जिसमें मैं और मेरे 5-6 और साथी थे। शायद गाड़ी सड़क के नीचे गिर गई थी। मैं रात के उस वक्त को याद करने लगा जब हम एक साथ बॉर्डर के पास लगे कैंप से अपनी छुट्टी अप्रूव करके लौट रहे थे। सारे भाई लोग भी उतने ही खुश थे जितने हम 7 लोग जिन्हें छुट्टी मिली थी। ध्रुव यार, हमारा मन नहीं लगेगा तेरे बिना। रात को कंबल कुटाई किसकी करेंगे? राहुल ने शरारती अंदाज में कहा। राहुल मेरा सबसे बेस्ट फ्रेंड था और परेशान भी सबसे ज़्यादा मुझे करता था। जब वो परेशान करता था तब मुझे ऐसा लगता था जैसे वो दोस्ती के नाम पर बस मजाक उड़ाता है मेरा। मैं बहुत बार उससे हमेशा के लिए झगड़ा कर दोस्ती से छुट्टी लेने की सोच लेता था। तंग आकर उसकी बात बात पर छेड़ना और बाकी लोगों के साथ मेरी खिल्ली उड़ाना मुझे पसंद नहीं था। लेकिन हर मुसीबत में जो मेरा साथ देता था तो वो मुझे यकीन हो गया कि बस मजाक करके सबको हंसाता है, दोस्ती भी तो निभाता है। उस दिन जब 4 आतंकवादियों के ने कैंप पर हमला किया तो बाकी सब लड़ते लड़ते वहां से निकलकर दूसरी तरफ भाग चुके थे। लेकिन राहुल जब एक दीवार लांघ नहीं गया जब तक मैं फंसा हुआ था, जबकि वो ही सबसे फुर्तीला था। उसने पहले मुझे दीवार लंघवाया, उसके बाद खुद लंबी छलांग लगाई। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि राहुल ही मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। कल शाम को हंसते हंसाते राहुल ने मुझे विदा किया और खिल्ली उड़ाते हुए कहा, अब तो कुछ दिन अपनी बीवी के पल्लू में बंधे रहना, जिसे परसों मैंने आई लव यू बोला था। सब लोग हैरानी से राहुल की तरफ देखने लगे तो मैंने हंसते हुए सारी बात बताई। मेरे फ़ोन से मैसेज भेजा था, पूजा से मेरा झगड़ा हुआ था, मैंने इसे बताया था तो पता नहीं कब इसने ऐसी हरकत कर दी। कमीना है ये दोस्त नहीं है। सब लोग हंसने लगे। हम गाड़ी से थोड़ा दूर हो गए कि राहुल का सेंड इमेज के साथ मैसेज आया, आई मिस यू यार। मैंने स्माइल फेस भेजते हुए उसका मजाक उड़ाया क्योंकि मुझे पता था वो यही कोई गेम खेलेगा। गाड़ी निकल पड़ी पिंजौर की तरफ। पंजाब बॉर्डर से होते हिमाचल की तरफ जाना था क्योंकि जब लोग को छोड़ते हुए जाना था। मैंने अपनी गाड़ी लास्ट वाले सबसे बड़े सीट पर कब्जा किया था और पेट के बल लेटकर कोहनी पर सारा भार देते हुए मोबाइल हाथ में ले लिया
पूजा को मैसेज करते हुए लिखा, अब तो खुश हो ना, मैं छुट्टी लेके आ रहा हूँ, वो भी पूरे महीने की। साथ में मैंने लास्ट लिस्ट पर लेटे एक सेल्फी लगी और पूजा को सेंड कर दी। तब भी पूजा को यकीन नहीं आया, क्योंकि उसके साथ अक्सर मैं ऐसी ही मजाक करता था। पुरानी फ़ोटो भेजकर उसे तुरंत वीडियो कॉल कर दिया। तब मेरे पास हैंडफोन नहीं था, तो मैंने फ़ोन काटते हुए पहले बैग से हैंडफोन निकाला और उसके बाद दोबारा कॉल लगाने लगा। पूजा का मैसेज आया, मुझे पता है आप आ रहे हो। वीडियो कॉल कर रही थी, लेकिन अब माँ के साथ मार्केट जाने लग गई। शाम को कर लूँगा, टाइम लगेगा तो। अभी भी किया तो कल तो आप ही आ जाओगे। पूजा का मैसेज देखने के बाद मैंने कॉल बैक नहीं किया, माँ को कॉल कर लिया। हेलो माँ, प्रणाम। बैठ गया तू गाड़ी में, थोड़ा ध्यान से आना, ठीक है? माँ ने कहा। लेकिन आपको कैसे? मैं कुछ कहता कि माँ दोबारा बोलने लगी, मुझे बहुत दिनों से ऐसा लग रहा था कि तेरे से मुलाकात होने वाली है। और जब बहू ने खुश होकर बताया कि ध्रुव आ रहा है, तो मैं समझ गई कि मेरा उस दिन का सपना जरूर पूरा होगा। 2-4 दिन पहले ही सपने में तू आया था घर। सपने तो मुझे भी आते हैं मम्मी, लेकिन बहुत अजीब ऐसे सपने कि मैं किसी को बता कैसे सकूं। अजीब तरह से शुरू होते हैं, अजीब तरह से ख़त्म होते हैं। तू तो बचपन से ही अजीब सपने देखता है। तेरे सपनों पर तो किताब भी लिखी जा सकती है। अभी वो सब छोड़, तू ये बता नाश्ता क्या करेगा कल? माँ ने कहा। ऐसे मत पूछो, आप जो पकाते हो वो स्पेशल होता है। कुछ भी पका लेना, मैं 8 बजे तक पहुँच जाऊँगा। मैंने कहा मार्केट जाना था तो जल्दी फ़ोन कर दिया। रास्तों में नेटवर्क प्रॉब्लम आती है, नेट भी नहीं चल रहा था। मैंने मोबाइल में गाने चलाकर सोना ही बेहतर समझा। मेरी एक और ख़ास बात थी जिसके कारण मेरा मजाक भी बनाते थे दोस्त। वो ख़ास बात ये थी कि मुझे जहाँ आंखें बंद करके 5 मिनट रह लिया, वही नींद आ जाती थी। कभी कुर्सी में, कभी किसी पत्थर में, कभी कैंप के अंदर चटाई बिछाकर ही सो जाता था। इतनी प्यारी नींद थी कि इंतजार करती आंखें मूंदने का। गाना गाते सुनते ही मुझे गाड़ी में नींद आ गई। उस नींद के बाद का मुझे कुछ याद नहीं। मैं घर चला गया तो मुझे कोई देख नहीं पा रहा था। मैंने घर का शीशा तक इसलिए तोड़ दिया क्योंकि उसमें मेरी परछाई भी नहीं दिख रही थी। पूजा ने भी नहीं देखा, ना ही माँ ने। जब पूजा ने माँ के फ़ोन पर फ़ोन किया तो मैंने पाया कि मैं तो किसी जंगल में बेसुध पड़ा हूँ। फ़ोन पर फ़ोन आ रहे हैं और मैं अब चारों तरफ गाड़ी के पुर्जों के साथ, साथियों के लाशों के साथ लेटा हूँ। और एक अजीब सा डर मेरे मन में था, क्योंकि मुझे अभी पता लगा कि वो शीशे में मेरी नहीं दिखने की वजह थी कि पूजा ने क्यों मुझे नहीं देखा, क्यों माँ को महसूस नहीं हुआ। मुझे सब मालूम हो चुका था। इस सब का कारण था कि मैं मर चुका था, लेकिन मेरी आत्मा को सिर्फ घर जाने की बेचैनी थी, इसलिए वो शरीर छोड़कर ही घर चली गई। अब मैं घुटने के बल अपने गिरे पड़े मोबाइल की तरफ गया। झाड़ी इतनी थी कि कोई ठीक से तन कर चल भी नहीं सकता। जैसे ही मैं मोबाइल को पकड़ने लगा तो मोबाइल के पास किसी का पैर नज़र आया। मैंने पैर को देखते ही ऊपर की तरफ गर्दन उठाई तो एक लड़खड़ाता हुआ फौजी को अपने सामने पाया, जिसने वो मोबाइल उठाया और आने वाली कॉल को डिस्कनेक्ट करके एक हेल्पलाइन नंबर पर डायल कर लिया। हेलो, गाड़ी नंबर फलाना पलट गई है और गाड़ी के सारे जवान मौत के घाट उतर गए हैं। मैं ही बच गया, क्योंकि जब गाड़ी पर आतंकवादियों का हमला हुआ था तब मैं गाड़ी में नहीं था।
गाड़ी का कारतूस वगैरह का बैलेंस बिगड़ गया है और पलटते हुए गाड़ियों पर गोलियां चलाई गई हैं। मैं बहुत ही मुश्किल से फौजियों की लाश तक पहुंचा सक रहा हूँ। आके हम करते हैं कुछ, कहते हैं कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। अरे ये तो रघु है, मैंने खुद से कहा और झाड़ी को हटाते हुए रघु के पास गया। रघु से मैं कुछ कहता कि एक बार फिर पूजा की कॉल आ गई। रघु के नाम पड़ा था और कहा, क्या कहूँ पूजा भाभी को, कैसे उठाऊँ फ़ोन? अरे उठा ले ना, प्लीज़ उठा ले और बोल दे कि ध्रुव आ रहा है, उसे बोल देना। मैंने कहा ही था कि रघु भी बोल पड़ा, मुझ में नहीं हिम्मत, लेकिन ध्रुव आएगा, ध्रुव घर तो आएगा, वो भी परेशान से। तिरंगा उसका कफन होगा, तिरंगा में लिपटकर ध्रुव घर पहुंचेगा। उससे पहले पहुंच चुकी होगी उसकी कहानी, जिस तरह उसने इन 8 सालों में आतंकवादियों का जीना हराम किया था। घुसपैठियों को घुस घुस कर उसने मारा था। यही नहीं, ध्रुव ने अकेले ही 8 आतंकवादियों से लड़कर ही अपनी जीत हासिल की थी। उस दिन को काश कैसे भूल सकते हैं हम। चारों जवानों को शहीद करने वाले आतंकवादियों ने ध्रुव को किडनैप करके पूरे देश को चुनौती दे दी और अपनी शर्त मंजूर करने के लिए धमकी दे रहे हैं। ध्रुव ने ही उस शर्त को मानने को कहा था, लेकिन सरकार ने अपने जवान के लिए शर्त मंजूर कर ली तो ध्रुव ने उन आतंकवादियों के साथ शर्तनामों में निशाना मिटा दिया। रघु अकेले अकेले आंखों में पानी लिए मेरी तरफ किए जा रहा था। अरे बस कर मेरे भाई, रो मत, मैं बोल रहा था। तुम मेरे लिए रोते हो और मुझे फिक्र उस माँ की है जिसने कल शाम को भी ठीक से खाना नहीं खाया, यह सोचकर कल सुबह अपने बेटे के साथ खाऊंगी। और मेरी बीवी पूजा कितनी बदनसीब है वो, जिससे मेरा प्यार नसीब नहीं हुआ। वो भी इंतज़ार कर रही होगी कि मैं आऊँगा, तो पहले ढेर सारी शिकायत करेगी और उसके बाद अपने दिल की बात बताएगी। मैं फिर उसके हाथ पकड़कर उंगली से उसे घुमाता हुआ किसी हिंदी पुराने ज़माने में गाने में झूमूंगा, जैसे हर बार झूमते थे, जिसे वो शाम को याद करती थी। बहुत सारे अरमानों पर पानी फिर चुका था। मैं भी ठहर गया और रघु भी अब वहीं रुक गया था। उसने फ़ोन तो नहीं उठाया, लेकिन अब वो अपने ही मोबाइल पर फ़ोन करने लगा, क्योंकि उसका मोबाइल खो चुका था। उसे उम्मीद थी कि यही कहीं गिरा होगा। सूरज की शुरुआती किरण अब झाड़ियों से झनकते हुए मेरी तरफ आने लगी और झाड़ियों की ओस भी कोहरा बनकर उड़ने लगी। रघु मेरी लाशों के पास बैठा हुआ था और इंतज़ार करने लगा कि उनकी मदद के लिए टीम आएगी। अब मैं जान चुका था कि मैं मर गया हूँ, इसलिए अभी इन झाड़ियों से ज़्यादा ज़रूरी था घर जाकर देखना कि कहीं उन तक खबर तो नहीं पहुँच गई। घर आया तो अभी भी वहाँ कुछ नहीं पता था। वो लोग टेंशन में ज़रूर थे कि 9:15 बज गए, लेकिन मैं घर नहीं आया, ना ही फ़ोन उठा रहा था। तेरे पास उसके दोस्त का नंबर होगा, किसी को फ़ोन करके पूछ, माँ ने पूजा से कहा। एक बार और करके पूछ ले, वो ध्रुव के अलावा किसी और को फ़ोन करके पूछ लेगा, माँ बोली। माँ की जिद को देखते हुए पूजा ने फिर राहुल को फ़ोन किया। इस बीच राहुल की रघु से बात हो चुकी थी मेरे फ़ोन से, इसलिए राहुल सब जानता था। एक झिझक के साथ राहुल ने फ़ोन उठाया। हेलो भैया, आपकी बात हुई है उनसे, पूजा ने कहा। राहुल के पास कहने को कोई शब्द नहीं थे। उसने कांपती रोती सी आवाज़ में कहा, भाभी आप टीवी खोल लो। कहते ही राहुल ने फ़ोन काट दिया।
टीवी खोल लो सुनते ही पूजा सुन्न पड़ गई। एक तरफ राहुल की दर्द भरी आवाज़ और ऊपर से उसने बताया भी नहीं। पूजा की हिम्मत ही नहीं हुई कि टीवी खोलने की। फिर भी वो आगे गई और टीवी खोलते हुए सोफे पे बैठ गई। पूजा को शांत देखकर माँ की चीख निकल गई और सुबह सुबह शीशे टूटने का अपशगुन हुआ था, जो उसके ऊपर दाईं आँख फड़क रही थी, जिसे वो सिर्फ इसलिए इग्नोर कर रही थी क्योंकि हमेशा अच्छा पॉजिटिव सोचना चाहिए। टीवी में समाचार इस प्रकार थे। सुपर हीरो ध्रुव और उसके साथी आतंकवादियों के हुए शिकार। कुछ दिन पहले ध्रुव को दिखाए कारनामों से डरे हुए आतंकवादियों ने रात को अंधेरे का फायदा उठाकर किया हमला। इस तरीके से समाचार देखते हुए पूजा बेहोश हो गई और माँ की आंखों से आंसू बहते हुए टीवी पर नज़र गड़ाए न कुछ देख रही थी न कुछ सुन रही, क्योंकि जो उसने सुना था उसके अलावा उसने सुनने लायक कोई बात नहीं थी दुनिया में। समाचार का शौकीन पड़ोसी लोग भी खबर सुनकर हमारे घर आने लगे। एक गाड़ी हॉर्न देकर लगातार चल रही थी। वो गाड़ी मेरे घर तक आई और मैं देख रहा था। सिर्फ मेरी एक आत्मा थी और मैं अपने को लेटा हुआ उस गाड़ी पर देख रहा था और मेरे को ले जाया गया और मेरे जो इंतज़ार करने वाली मेरी माँ और मेरी पत्नी दोनों ऐसे फूट फूट के रोने लगे। पूरा मेरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। दोस्तों, ये एक फौजी की कहानी है जो एक हकीकत कहानी है। अगर आप फौजी से प्यार करते हो तो दिल से एक लाइक करना और कमेंट में ज़रूर बोलना आपको एक फ़ौजी की कहानी कैसी लगी।